चार शरीफ बडगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक। ऑपरेशन जारी। बडगाम और पुलवामा में इंटरनेट खदमात मुअत्तल। वादी के मौसम में आई तब्दीली। जवाद टनल के आसपास बर्फबारी से शाहराह बंद। बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बिजली पानी सप्लाई मुतासिर। खरदोंगला लेह में बर्फानी तूदे के नीचे दबे अफराद की तलाश जारी। अब तक 7 लाशों को किया गया बरामद। चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बडगाम चलते हैं। चार शरीफ बडगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना था कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने जैना पंचाल हापद नाल चार शरीफ इलाके का महासरा की और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। काफी देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है, जबकि एनकाउंटर के बाद इंतजामिया ने जिला बडगाम और पुलवामा में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल रखा गया है। एहतजाजी नौजवानों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरों के पेश नजर इंतजामिया ने जिला बडगाम और पुलवामा में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं फायर शबनम के पास। शबनम, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस हवाले से? देखिए, ये जो हापतनार चार शरीफ बडगाम में एनकाउंटर हुआ फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच, ये आज सुबह शुरू हुआ, जहां फौज को इतला मिली थी कि इस इलाके में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। उसके बाद इस इलाके को घेरे में लिया गया, तलाशी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये इलाका बहुत ही मुश्किल तरीन, दुश्वार तरीन हम कह सकते हैं। यहाँ पे एनकाउंटर को अंजाम देना काफी मुश्किल है, क्योंकि करेवा पे है, ढालान यहाँ पे है, बहुत सी ऐसी घटनाएं इस ऑपरेशन में आ सकती है, और मौसम भी खराब है, जिसकी वजह से इसमें ये जो ऑपरेशन है तूल पकड़ रहा है। लेकिन अभी जो हमारे पास इत्तलात है वो ये है कि कहा जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स इसमें अभी तक मारे गए हैं, लेकिन जो जराये से, जो पुलिस जराये से अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। इसकी वजह से जो है पुलवामा और बडगाम में इंटरनेट मोबाइल सर्विस को बंद किया गया है, और पुलिस ये चाहती है कि जो आसपास के इलाकों से जो नौजवानों की भीड़ आती है, जो झड़पें होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये जो फोर्स लगी है। लेकिन अभी जो है उस तरह की झड़पें भी नहीं हुई है जिससे पुलिस को अंदेशा हो इससे मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन एनकाउंटर जो है वो अभी भी जो है। शबनम, आपसे जानेंगे कि जो मिलिटेंट फंसे हुए हैं वहां पे इलाके में, क्या ये रिहायशी इलाका है या कि कोई जंगल इलाका है जहां पे मिलिटेंट फंसे हुए हैं, और जो एनकाउंटर जो इस वक्त जारी है? देखिए, ये इलाका जो है, इसको आप यहाँ रिहायशी मकानात भी हैं, लेकिन जो जिस तरह मैंने कहा कि ये करेवा है, पहाड़ी जो ढालान होते हैं, उस तरह का इलाका है। बहुत मुश्किल तरीन इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से कहा कि चाहे रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाका भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन साथ में कम रिहायशी मकानात यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है ये इस इलाके में उस तरह की जो है दौड़ धूप नहीं रहती है, और काफी सख्त तरीन इलाका माना जाता है। शबनम, आखिर पर आपसे जानेंगे, अगर हम हालात की बात करेंगे, क्योंकि जो देखा हमने कि एनकाउंटर के बाद ही जिस तरह से नौजवान घरों से बाहर आते हैं, एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, तो इस सिलसिले में क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या इस सिलसिले में कोई एहतजाजी मुजाहरे की कोशिश की गई है? नौजवानों की बड़ी तादाद आसपास के इलाकों से इस इलाके की तरफ जो है वो बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह पुलवामा या कुलगाम या शोपियान में जिस तरह आपने देखा होगा कि झड़पें सख्त होती है, फोर्सेस को बड़ी मुश्किलात आती है, मैंने यही कहा कि यहाँ उस तरह की रिहायशी गुंजान वाले रिहायशी इलाके नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह के हालात अभी पैदा नहीं है। लेकिन जो वक्त गुजरता, अगर ये लंबा खींचा ये ऑपरेशन, तो उसके बाद से जो है इसमें मजीद घटनाएं फोर्स को झेलनी पड़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम फयाज आपका। ये थे शबनम फयाज जो तफसीलात फराहम कर रहे थे, जिस तरह से चार शरीफ बडगाम में
फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में अब तक बताया जाता है कि 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, ताहम पुलिस से इसकी तस्दीक अभी होनी बाकी है। बताया जाता है कि 2 मिलिटेंट, जबकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। पुलिस का कहना था कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर ज़ैना पंचाल हापत नाला चार शरीफ इलाके का आज अलल सुबह ही मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। और बताया जाता है कि फिलहाल 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, ताहम पुलिस जराये से इसकी अभी तस्दीक होनी बाकी है। इंतजामिया की जानिब से जिला बडगाम और पुलवामा में एहतियाती तौर पर इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी के शुमाल जनूब के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी में एक बार फिर इजाफा हुआ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जवाहर टनल के आसपास बर्फबारी और बारिशों की वजह से शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को बंद कर दिया गया है। ताहम ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी। दरियासना, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग, लद्दाख के बेशतर इलाकों, मत्सिल, टीटवाल, गुरेज, जोजिला और उड़ी के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई जो है मुतासिर हुई है। जबकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई परवाजों को मनसूख किया गया है। कम रोशनी की वजह से परवाजें मनसूख हुई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है सईद रूफ फारूक। रूफ, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, जिस तरह से आज एक बार फिर मौसम में तब्दीली आई है, मैदानी इलाकों में बारिशें, और अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, भारी बर्फ की वजह से कई इलाके जो है जिला सदर मकामात से उनका राबता मुनक़ता हुआ है, तो आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए गौहर, आज अगर महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया था कि 19 की शाम से यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है जी, तो बर्फबारी अगर देखी जाए तो पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी अभी भी हो रही है। अगर पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग की बात करें या सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम के कई ऐसे इलाके, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे बर्फबारी हुई है और अभी हो रही है। मगर मैदानी इलाकों में कल रात से ही, अगरचे कल शाम को हल्की सी बर्फबारी यहाँ पे भी शुरू हुई थी, उसके बाद ही मौसम तब्दील हुआ और कल रात से यहाँ पे बराबर अभी तक बारिशें हो रही हैं। और बर्फबारी की वजह से देखिए गवर, यहाँ पे कई इलाकों से हमें, जो हमारे न्यूज रूम को फोन कॉल मौसूल हुई है कि उनको काफी सारी मुश्किलात है। एक तो पावर का यहाँ पे निजाम ठप रहता है। कुपवारा के कई इलाकों से शिकायत है कि वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, रोड कनेक्टिविटी उनको वहाँ पे नहीं है। जिला बडगाम के काफी जो पहाड़ी इलाके हैं, बीरवा साइड में, वहाँ पे काफी लोगों ने फोन कॉल किया और कहा कि उनको भी पावर सप्लाई मुतासर हुई है और रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह नहीं हो रही है। काफी सारी मुश्किलात हो रही है इस हवाले से। एक तो पीने के पानी के हवाले से इस साल देखा गया कि काफी दिक्कतें हुई जो ही मौसम खराब रहा। ओवरऑल अगर अभी देखा जाए तो आज दोपहर तक कहा गया है कि इस तरह मौसम रहेगा, जो बारिशें और बर्फबारी हो सकती है, और दोपहर के बाद कहा गया है कि रूप आपसे जानेंगे, जिस तक खबर आ रही है कि एयरपोर्ट पर जो है परवाजें, दिल्ली श्रीनगर की परवाजें जो है वो मनसूख की गई हैं कम रोशनी की वजह से, तो इस हवाले से आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। गौहर, यहाँ पे सुबह के तकरीबन 10:30 के करीब तक यहाँ पे काफी धुंध थी, और जिसकी वजह से पूरी तरह दिख नहीं रहा था। उसकी वजह से यहाँ से श्रीनगर से जो जम्मू की तरफ गो एयर की 3 परवाजें हैं उनको मनसूख किया गया है। अभी तक वो नहीं गई है, मगर अभी मौसम, अगरचे बारिशें हो रही है, मगर जो धुंध है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है और रोशनी आने लगी है। तो अब लग रहा है कि आधे घंटे या 1 घंटे के बाद ही शायद यहाँ से परवाजें, जैसे देखा गया कि 2-3 दिन पहले भी ऐसा हो रहा है कि 2 बजे या 1 बजे के बाद परवाजें जाती है, फिर वैसा ही हो सकता है कि 1-2 बजे के करीब यहाँ से परवाजें या यहाँ से आ सकती है, क्योंकि अभी मौसम हल्का सा साफ होने लगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी आपका। ये थे सईद रूफ फारूकी श्रीनगर से। अब जरा बनिहाल रामबन चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है नदीम इकबाल। नदीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करेंगे? जी गौर साहब, अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो कल शाम से जो है जवाहर टनल पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था, और अगर अभी की हम बात करें तो अभी तक जवाहर टनल पर 14 से 16 इंच जो है बर्फ जमा हो चुकी है, और अभी जो है बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है, जिसके फौरन बाद ट्रैफिक हुकाम ने और बीकन ने जो है रोड क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया है। ताहम ये
बताया जा रहा है कि अगर बर्फबारी जो है दोबारा से शुरू न की गई तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की जो है आमदरफ्त को मुमकिन बनाया जाएगा। ताहम अगर रामबन की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे जो है बारिश का सिलसिला जारी है और कहीं भी जो है लैंडस्लाइड वगैरह का कोई भी इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं। नदीम, अगर हम बात करेंगे जो दरमांदा मुसाफिर है, दरमांदा गाड़ियां हैं, तो क्या कुछ उनके हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से? जी गौर साहब, जिस तरह से हम अगर दरमांदा मुसाफिरों की बात करें तो आज अगर हम कल की बात करें तो कल जो है गाड़ियों को जो श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत थी, तो ट्रैफिक हुकाम का ये मानना है कि दरमांदा कोई भी गाड़ी नहीं है, 2-4 गाड़ियां हैं जो रामबन के करीबी इलाका सेरी में जिन्हें रोका गया है, मालबरदार गाड़ियां हैं। तो वो जो ड्राइवर्स हैं वो वहां पे उन जो अरेंजमेंट्स इंतजामिया की जानिब से तो नहीं है, लेकिन जो उनके अपने अरेंजमेंट्स हैं। और अगर हम बात करें रामबन से जम्मू की जानिब तो जो रोड है बिल्कुल क्लियर है और कुछ ही देर में जो है उन्हें भी अपनी मंजिलों की जानिब बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे नदीम इकबाल रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे। अगरचे बर्फबारी जो है अभी रुक गई है, ताहम इसके साथ ही इंतजामिया की जानिब से शहरा को आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। इधर वादी के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की वजह से अगरचे जिला सदर मकामात से उनका राबता मुनक़ता हुआ है, ताहम बिजली और पानी की सप्लाई से मुतासिर होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेह खरदोंगला में बर्फानी तूदे की जद में आकर जिंदा दफन होने वाले मजीद 3 अफराद की लाशों को ढूंढ निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया गया है। आज सुबह मौसम खराब होने के बावजूद भी लापता अफराद को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस, SDRF, फौज, GRF और बीकन अमले ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान जदीद आलात का भी इस्तेमाल किया गया है। याद रहे कि खरदोंगला टॉप लेक के मकाम पर 3 गाड़ियां बारी बरकम बर्फानी तूदे की जद में आई थी, जिसके नतीजे में 10 अफराद गाड़ियों समेत जिंदा दफन हो गए थे, जिनमें से अब तक 7 अफराद की लाशों को बरामद किया गया है, जबकि आज सुबह चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा लेह चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है हुसैन खालो। हुसैन, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस हवाले से? आज चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। देखिए, रोज की तरह आज भी फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें SDRF, आर्मी और लोकल वॉलंटियर्स भी हैं। इसी तरह कल भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चली थी, जिसमें 3 बॉडीज मिलने में नाकाम रहे और जितना भी हो सके रेस्क्यू से वापस आ गए थे। देर रात सब रेस्क्यू से देर वापस आ गए थे। जी हुसैन, आपसे जानेंगे कि अगर हम मौसम की बात करेंगे तो किस तरह का मौसम है, क्योंकि शाम जल्दी से इसे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाता है क्योंकि मौसम खराब रहने की वजह से। और आज अगर सुबह की हम बात करेंगे, सुबह भी मौसम खराब होने की वजह से वहां पे जो देर से ही वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अगर हम लेह और करगिल की बात करेंगे तो किस तरह का मौसम है वहां पर? देखिए, रात लेह करगिल दोनों में बर्फबारी हुई थी। लेह में थोड़ा बहुत बर्फबारी हुआ, करगिल में तो काफी ज्यादा बर्फबारी हुआ और खारदोंगला में तो ठीक ठाक बर्फ हुआ है। और अभी मुझे लेटेस्ट अपडेट मिलने तक 2 जगह फिर से फ्रेश स्नो एवलांच हुआ है, मगर छोटे छोटे एवलांचेस है, बड़े एवलांच नहीं है। और खारदोंगला से जो पार जाते हैं रास्ता, वो रोड अभी बंद है, बट रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। और इनका यह भी कहना है, जब हमने DYSP SDRF से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि अगर मौसम ने साथ दे तो जब तक ये 3 बॉडीज न मिले तब तक ये रेस्क्यू जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, जब तक ये 3 बॉडीज न मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन खालो आपका। ये थे लेह से हुसैन खालो जो तफसीलात फराहम करे थे। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर जो है आज सुबह फिर से शुरू किया गया। चौथे रोज भी जो 3 अफराद जो है जिंदा दफन हो गए थे, जिसमें से 10 अफराद अगरचे जिंदा दफन हो गए थे, जिनमें से 7 अफराद की लाशों को बरामद किया गया है, जबकि मजीद 3 अफराद की लाशों को ढूंढ निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर आज चौथे रोज भी शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने जहां कल जम्मू का दौरा करके पार्टी लीडरान से मुलाकात की और आइंदा पार्टी की हिकमत अमली और दीगर मामलात को लेकर तबादुल ख्याल किया गया, वहीं उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मांग की थी कि वजीर आजम के जम्मू कश्मीर के दौरे से कबल ही लद्दाख को डिवीजन का दर्जा दिया जाए, जबकि पहाड़ी इलाकों से वाबस्ता लोगों को रिजर्वेशन देने की भी मांग दोहराई थी। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने जहां कल जम्मू का दौरा करके इंतजामात का वजीर आजम के दौरे से कबल ही इंतजामात का जायजा लिया, जबकि पार्टी लीडरान के साथ मुलाकात की और पार्टी के
आइंदा हिकमत अमली और दीगर मामलात को लेकर तबादुल ख्याल किया गया। वहीं उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मांग की है कि जम्मू गुजर बकरवाल तबका से वाबस्ता लोगों के रिजर्वेशन देने के हवाले से गवर्नर इंतजामिया से मांग दोहराई है, जबकि लद्दाख डिवीजन को भी दर्जा दिया जाए और इस सिलसिले में मांग दोहराई है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राजा एजाज हुडी से। राजा एजाज, आपसे जानेंगे, जिस तरह से कल राम माधव कौमी जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के, कल उन्होंने एक बार फिर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो रिजर्वेशन के हवाले से उन्होंने बात दोहराई, तो कहां पे इस बयान को आप देखते हैं? कुछ साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझे चांस दिया जी। मैं राम माधव साहब के बयान का बहुत वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं जी कि बड़ी मुद्दत के बाद किसी ने एक अच्छा स्टेटमेंट पहाड़ी लोगों के बारे में भी दिया है जी। लेकिन ये शायद वो स्पेल आउट नहीं कर सके हैं और अभी हम ये समझ नहीं रहे हैं कि राम माधव साहब का जो रिजर्वेशन के बारे में था वो क्या रिजर्वेशन उन्होंने बोली जी। अगर आप थोड़ा सा टाइम दें मैं इसको बड़ी तफसीलन बताऊं कि 80s में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कुछ 8 तबके यहाँ से जम्मू कश्मीर से रिकमेंड किए थे रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल ट्राइब के जी। और उनमें पहाड़ी जो था वो नंबर 1 पर था और इनको एक तो सोशो इकोनॉमिक वजह से था, दूसरा इनके सारे लोगों के कुछ न्यूमेरिक करैक्टर थे, मूवमेंट था उसका था, और तीसरा जो इनकी लोकेशन बॉर्डर एरियाज पर है, रिमोट एरियाज की, तीनों चारों कंडीशंस को रखकर इनको रिकमेंड किया गया जी। बदकिस्मती हमारी ये हुई कि ये प्रोग्रेसिव जो गवर्नमेंट है कुछ बदली, कुछ ऐसा हुआ, वो सारी के बाद जब रिजर्वेशन डिक्लेयर हुई तो सारे एरियाज को भी कंसिडर किया गया, तबकों भी कंसिडर किया गया बगैर पहाड़ी के जी। अगर आप जिग्राफियाई तौर पर देखें तो जो लोग लद्दाख से लेकर करगिल से लेकर गुरेज तक थे तो उनको रिजर्वेशन दे दी गई पहाड़ी इसके बॉर्डर की वजह से जी। और बाकी आगे आके जो हमारे साथी गुजर भाई थे वो भी जिस एरिया में थे वो भी रिजर्वेशन उनको दी गई जी। लेकिन कुपवाड़ा से जहाँ से पहाड़ी एरिया स्टार्ट होता था, पहाड़ी लोगों का तबका स्टार्ट होता था, उनको ये क्यों अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं। उसके बाद एक बड़ी लगातार एक ऑर्गेनाइज जदोजहद स्टार्ट हो गई स्टेट में पहाड़ी लोगों की कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उनने हमारे भाई जो कोलोकेटेड थे, एक ही घर में इकट्ठे थे, गुजर बरादरी को आपने शेड्यूल ट्राइब दिया, तो लेकिन हमें भी जो हम इकट्ठे रहते हैं, हम फर्स्ट कजन्स की तरह रहते हैं, एक ही घर के 2 हिस्से हैं, तो हमको भी दिया जाए। तो इसमें आगे पेशरफ्त होती रही। तमाम जितने भी यहाँ चीफ मिनिस्टर साहिबान बने तब से उन्होंने रिकमेंड किया, जितने भी हाउसेज यहाँ आए सारी असेंबलियों ने ओवरऑल पूरा रेजोल्यूशन पास करके भेजा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी यहाँ लीडर साहिबान आए उन्होंने वादे किए, हता कि प्राइम मिनिस्टर जब लेट प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने टंगडार में अनाउंस भी किया कि हम आपको भी ये दे देंगे क्योंकि आपका भी उतना ही हक है जितना बाकी यहाँ आपकी ब्रदरी का हक है जी। तो लेकिन उस पर आज तक भी पेशरफ्त नहीं हुई। राजा कि इस बार जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को बोला कि साहब आप एक दफा इनका सोशो इकोनॉमिक सर्वे करवाइए और अपनी नई टेक्निकल हमें बना के भेजिए रिकमेंडेशन और कुछ रेजोल्यूशन आप दे दीजिए अगर आप मुतमईन है। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने हिस्टोरियंस का, जिसको प्रोफेसर शाह यूनिवर्सिटी के हेड कर रहे थे, उनका ग्रुप बना के उन्होंने एक सर्वे करवाया, 2 साल लगा उस सर्वे में जी। उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि ये एक एथनिक ग्रुप है, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हमारे भाई गुजर हैं, उनसे भी पसमानदा हैं ये जी। उस नतीजे पर आकर ये फिर हमारा जो स्टेट का बैकवर्ड कमीशन था उसको भेजा गया, उन्होंने अप्रूव किया, उनने रिकमेंड किया, उनने भी 6 महीने अपने खोज की, फिर गवर्नमेंट हमारी स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसके बाद ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी गई और यहाँ इन्होंने असेंबली में एक कहा कि जब तक, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा जब तक हम एसटी कंसिडर करेंगे तब तक हम स्टेट गवर्नमेंट से इनको एथनिक ग्रुप को इनकी पसमानदगी की वजह से रिजर्वेशन दे। तो जो फाइल गई है गवर्नर साहब के पास जी, वो एक बार उन्होंने रोक दी। उसमें हमारे सजाद लोन साहब का बड़ी कंट्रीब्यूशन है, एज ए वेलफेयर मिनिस्टर उन्होंने इसको पायलट किया, ऑर्गेनाइज किया, वहां तक पहुंचाई जी। तो तब तक गवर्नमेंट जब चली गई तो अब वो जो दोबारा एसेंट के लिए है वो हिज एक्सलेंसी गवर्नर के पास है, 3%
स्टेट से रिजर्वेशन के बारे में। अभी रिसेंटली हम एक हफ्ता पहले हिज एक्सलेंसी से चेयरमैन पहाड़ी जो वेलफेयर ये अपना हमारी ग्रुप है डेवलपमेंट है, उसके चेयरमैन है शराफत अली खान, वो मैं हम 10-20 लोग जाके हिज एक्सलेंसी से मिले थे। तो उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी बहुत अच्छी तरह, हम बड़े मशहूर हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं ये फाइल वापस लाकर, मैं मुतमईन हूं आपको ये मिलना चाहिए, मैं ये फाइल अप्रूव कर दूंगा। तो आज जो राम माधव जी ने बात की है, क्या वो इस फाइल की बात कर रहे हैं कि ये 3% की कि इसका अनाउंस कर रहे हैं, या कि जो इसके कंसिक्वेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमको शेड्यूल्ड ट्राइब मिलना चाहिए, जो हमारे भाइयों को मिला है, गुजर ब्रदरी को मिला है, एसपी को मिला हुआ, दूसरों को मिला है, डोडा वालों को, कुछ रिमोट एरियाज को मिला हुआ, वो मिलना चाहिए। तो इसमें अभी एम्बिग्यूटी है। तो मैं इस्तदा करूंगा राम माधव साहब से, ये 3% तो हमको गवर्नर साहब का, ये तो हमारा स्टेट का कोटा, ये दे दें। तो जो हिज एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं वो अपनी बात करें कि इनका हक हमने इतने सालों से 30-35 साल से भरा हुआ है, हम इनको ये शेड्यूल ट्राइब दे दें ताकि हम कोई नया तजाद न खड़ा करें उन एरियाज में जहाँ के बाकी लोगों को दे दिया गया है और इनको डिप्राइव किया गया है, जबकि ये एक ही माहौल में रहते हैं, एक ही तबके में रहते हैं, जिस तरह अपने फर्स्ट कजन रहते हैं। तो आप खुद समझते हैं एक कजन को कोई प्रिविलेज मिले हूँ दूसरे को ना मिले हूँ तो हालात क्या पैदा होते हैं। राजा इसलिए मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने अनाउंस किया है, वो इसको भी वाज़ेह कर दें कि वो आप परसों अनाउंस करें कि हम शेड्यूल ट्राइब दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले मैं कहता हूँ अगर वो ये कर देते हैं तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो कश्मीर का बदल जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। राजा साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन से कबल इस तरह का बयान दे रहे हैं या इस तरह का ऐलान अगर किया जाए तो कितना ये अहम है? क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन के लिए यह है बयान जो दिया गया है, इलेक्शन के लिए दिया गया है, या कि ये सही माने में इस ऐलान को अपनाया जाएगा? देखिए, बयानबाजी हमने बहुत सुनी है जी। हमें पिछली दफा सोनिया जी भी आई थी 2008 में, उन्होंने रजौरी में अनाउंस किया था, वहां 50,000 का तब ये जलसा था, उसमें कहा हम इनको दे रहे हैं, हमारा जो आप यहाँ भाई हैं शेड्यूल ट्राइब गुजर, उनके आपके कोटे में से हम कट नहीं कर रहे हैं, हम एडिशनल कोटा दे देंगे और इनको भी दे देंगे। क्योंकि हमारा बड़ा एक पॉजिटिव एंगल ये है कि पहाड़ी तबके में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, सेक्युलर तबका, तो इनको दे रहे हैं। तो ऐसे ऐलान हमने देख चुके हैं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब 10% वीकर सेक्शन का पार्लियामेंट में पास कर सकते हैं तो वो यकीनन ये भी फैसला ले सकते हैं कि इलेक्शन से पहले अगर हम ये दे दें तो मैं उनको दावे से कह सकता हूं कि स्टेट की, रियासत की 22 पोस्ट जो सीटें हैं हमारी इसकी असेंबली की, उन पर डायरेक्ट इसका असर होगा, कौमियत का असर होगा, आपके इलेक्शन पर असर होगा। 22 पोस्टों अगर ये शेड्यूल ट्राइब आज अनाउंस कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा एजाज साहब आपका। ये थे राजा एजाज उड़ी से, जो जिस तरह से बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कल जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गवर्नर इंतजामिया पर से मांग की है कि रिजर्वेशन पहाड़ी तबका से वाबस्ता लोगों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया जाए। जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से कबल इन्हें रिजर्वेशन दी जाए था, जबकि उन्होंने लद्दाख खत्ते को भी डिवीजन का दर्जा दिए जाने के हवाले से भी गवर्नर इंतजामिया से मांग की है कि उसे वो दर्जा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मावन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने मरकजी सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया वादी में हालात को ठीक करने के लिए संजीदा नहीं है, जिसकी वजह से दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। उन्होंने मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया पर जोर दिया कि वादी में हालात को ठीक करने के लिए संजीदा और ठोस इकदाम उठाए जाए ताकि हालात बेहतर हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस चिंतित है जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। एक तरफ से उग्रवाद है, दूसरी तरफ से सरकार जो शासन है जम्मू कश्मीर का उसकी तरफ से ज्यादतियां हैं। ये दोनों चीजें जो हैं, ये जो आग लगी हुई है, इस आग को बरकरार रखने के लिए जहां सरकार की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से नहीं निभा रही है। हम बार बार कह चुके हैं मिलिटेंसी की कोई वजह है, ये खुद वजह नहीं है। मिलिटेंसी इज नॉट द रीजन, इट इज द कॉज। ये उस वजह का असर है कि लोग बंदूक उठा रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। मिलिटेंट उससे बात करने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान का लेबल चस्पान करते हैं।
मेरे वालिद के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड किया, मेरे अगेंस्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अगेंस्ट किया। ये लोग हकीकत देखना नहीं चाहते क्योंकि इनको वो नशा है केंद्र सरकार का कि बस अब हम आ गए, अब जो हम चाहें वो। सरहदी जिला कुपवारा के लोगों ने शिकायत की है कि कुपवारा मेन टाउन में कायम जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम बेकार पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बिजली की अदम दस्तियाबी और जम्मू कश्मीर बैंक की गैर संजीदगी की वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार है। लोगों का कहना है कि अगरचे इस हवाले से बैंक हुकाम की नोटिस में भी लाया गया, ताहम वो लैतुलैल से काम ले रहे हैं। उन्होंने बैंक के आला हुकाम से अपील की है कि मेन टाउन में बेकार पड़े एटीएम्स को जल्द अज जल्द चालू किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। अक्सर लोग यहाँ पर परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि एटीएम में बाज़ औक़ात पैसे भी नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि यहाँ पर लोग सर्दियों में कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आजकल के हमारे यहाँ के आवाम को। तो इस हवाले से मैं गवर्नमेंट को यहाँ पे अपील करना चाहता हूँ, इन एटीएम को बंद ही करना चाहिए क्योंकि जिससे यहाँ के आवाम को मुश्किलात पैदा होती है। और अल्लाह हुक्म से यही अपील है कि वो इन एटीएम को या तो अच्छी तरह से ये फंक्शन करते रहेंगे, वरना तो इनको बंद ही करना पड़े कि हम पुराने तरीके से आ सकते। मोबाइल गेम मंशियात और नशीली अद्वियात से मुज़र करार देकर डॉक्टर एसोसिएशन ने इस गेम को सख्त खतरनाक करार देकर कहा कि रियासत खासकर वादी के अतराफ व अकनाफ में नौजवान, जिनमें ज्यादातर तलबा और तालिबात, इस गेम को अपने हैंडसेट पर डाउनलोड करके अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मोबाइल पर गेम खेलने से न सिर्फ वो जहनी इंतशार में मुब्तला हो रहे हैं बल्कि जहनी तनाव के शिकार हो जाते हैं और आंखों के साथ साथ दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी मेंबरान जीजत शहरी और दीगर लोगों ने कहा कि मोबाइल गेम पर सख्ती से पाबंदी आयद की जाए ताकि नौजवान नस्ल इसके शिकार न हो जाए। उन्होंने वालिदैन से भी गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों को इस गेम को खेलने पर सख्त पाबंदी करें और वालिदैन की ही पाबंदियों से इस गेम पर रोक लग सकती है ताकि बच्चे, जो कौम के मेमार कहा जाता है, वो इस वबा से बच सके। मौसमी सरमा के आते ही कहा जाता है कि भूख की शिद्दत बढ़ जाती है, हाजमा कवी तर हो जाता है और जुबान लजीज ग़िज़ाओं की मुतलाशी रहती है। मौसमी सरमा में हमारे जिस्म को इजाफी तवानाई की जरूरत होती है, इसलिए दिल चाहता है कि ऐसे खाने खाए जो ग़िज़ायत से भरपूर हो और जिस्म को गर्मी पहुंचाने के साथ साथ लज्जत और जायके में भी अपनी मिसाल आप हो। वादी कश्मीर में मौसमी सरमा के दौरान सूखी सब्जियों के साथ साथ दाल खाने की भी काफी डिमांड बढ़ गई है और आजकल बाजारों में लोग दाल की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि दाल में विटामिन होने और जिस्म आसानी से बाजारों में दस्तयाब होने की वजह से लोग इसे खाने को ज्यादा पसंद करते हैं। कश्मीर में यूज होता है, ये स्टार्ट होता है नवंबर से, नवंबर अप टू मार्च। तो ये जो 5-6 महीने या 5.5 महीने होते हैं, ये बड़े सर्दी के महीने होते हैं। और पल्सेस का जो मेन जो फूड में डाइटरी वैल्यू है वो आप जानते हो प्रोटीन है और फाइबरस फूड है, लॉट ऑफ प्रोटीन्स। और पल्सेस इन कंपेयर टू जो नॉन वेज फूड है उसके हिसाब से थोड़ा सस्ता भी होता है। तो ट्रेडिशनल तो ये यूज़ है कि हमारे घर में इसको एज अ स्टॉक भी रखते थे। जब सर्दी आती है, सर्दी की मौसम आती है, हम लोग ज़्यादातर दाल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटीन और मिजाज भी ठीक रहता है। तो और आधे लोग भी किसी जगह कहीं जगह भी ये सूखे जो सब्जियां होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे दालें आते हैं, जैसे मूंग दाल है, राजमा ज़्यादा इस्तेमाल कश्मीरी लोग करते हैं कि इसमें अलग टेस्ट भी होते हैं, तो मज़ा भी आता है, तो ज़रूरी भी है। जो इस वक्त सर्दी के मौसम है, ज़्यादातर राजमा दाल यूज है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।